दीपंकर जी और नंदिनी जी के साथ जिन 4 साथियों को मीटिंग को एड्रेस करना था, वो चारों उस डेलीगेशन में भी थे। हमने सोचा था यहाँ ख़त्म करके जाएंगे, तो उसके लिए भी हम बहुत माफ़ी चाहते हैं कि वो लोग हमें 4 बजे तक यहाँ पे वो लोग जुड़ पाएंगे। दिल्ली का ट्रैफिक परमिट्स so they should be here by 4 o'clock। तो ये माफ़ कर, सस्पेंड और स्टॉप ऑपरेशन कागार and immediately have talks with the CPI Maoist party। ये 2-fold एजेंडा के तहत हम लोग काफ़ी ऑर्गेनाइजेशन साथ आए हैं। पिछले 6 हफ्ते से एक लगातार जूम कॉल के ज़रिए बैठकें और अन्य रूप से बैठकें करके मैं आपको थोड़ा सा और बैकग्राउंड देना चाहूँगी कि पिछले जनवरी 1, 2024 से लगातार छत्तीसगढ़ में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा ऑपरेशन कगार चलाया जा रहा है, जिसमें खुद भारत सरकार के आंकड़े हैं कि 400 से अधिक लोगों को मारा गया है। और अगर इस हफ्ते की बातों को जोड़ दिया जाए, जितने लोग मारे गए हैं, एक परसों आंकड़ा आया था 19 लोगों का, कल आंकड़ा आया 22 लोगों का क्या वही लोग हैं? और तो ये काफ़ी एक्चुअली 500 से ऊपर चला जाएगा, जिस तरीके से रोज़ खून खराबा हमारे इंटरनल सिक्योरिटी फोर्सेस कर रहे हैं ऑपरेशन कागार के तहत। जो सबसे अफसोसजनक बात है, छोटा सा 6 महीने का बच्चा था और उसके बाद लगातार करीब 450 साढ़े 400 लोगों को, आदिवासी की बहुत बड़ी संख्या है इसमें, माओइस्ट CPI माओइस्ट पार्टी के लोगों की भी काफ़ी संख्या है जो मारे गए हैं। और इसी के तहत पिछले 1.5 साल से अलग अलग संगठन काफ़ी भागदौड़ कर रहे थे कि सरकार को रोका जाए। अमित शाह ने ठान ली है कि, और बार बार अनाउंस करते हैं, 4 बार जब वो बस्तर गए हैं अनाउंस कर रहे हैं कि 2026 तक सारे माओवादियों को इस धरती से ही इस 2026 मार्च तक वाइप आउट कर लेंगे माओवादियों को। ये लगातार अभी उन्होंने पिछले महीने भी जब वो बस्तर में गए थे, उन्होंने इस चीज़ को अनाउंस दोबारा से कहा और यहाँ तक कह दिया कि अब तो शायद और भी जल्दी हो जाएगा। तो जिस सिलसिले से हम ये बात शुरू कर रहे हैं, मैं आमंत्रित करूँगी तो बस यही और बताने के लिए कि सारे जो हम लोग संगठन एक साथ आए हैं, हम लोग अपने आप को कोऑर्डिनेशन कमेटी फॉर पीस के तहत हम लोग एक इफेक्टिव कैंपेन चलाना चाहते हैं टू पुट प्रेशर ऑन द गवर्नमेंट दैट इट आल्सो सीज़फायर। जो अच्छी बात है कि माओवादी पार्टी के प्रेस स्टेटमेंट्स और वीडियो के ज़रिए लगातार उन्होंने कहा है कि वो बात करना चाहते हैं। और 16 अप्रैल को दे कॉल्ड फॉर अ सीज़फायर, अपनी तरफ से दे कॉल्ड फॉर अ यूनिलैटरल सीज़फायर एंड दे आस्क्ड द गवर्नमेंट टू टॉक टू देम। तो अब पूरा जो गेंद है वो सरकार के पाले में है, भारत सरकार के पाले में है। ऐसा कभी नहीं हुआ है कि अगर कोई मिलिटेंट ग्रुप कह रहा है हमसे बात करिए और सरकारें बात नहीं करती हैं। हालांकि सरकार ने कंडीशन रखी है अलग अलग समय पे। एक बार जो गृह मंत्री छत्तीसगढ़ के हैं, उन्होंने कहा है कि आप एकदम हथियार रख दीजिए, और अमित शाह ने कहा है, जो होम मिनिस्टर है, कि आप सरेंडर कर लीजिए। खैर, इस तरीके की बात ना औपचारिक ढंग से कही है, ये सब मीडिया को बोली है, लेकिन हमें लगता है कि वो सारी बातें बात की एक बार टेबल पे आएंगे तो आप किस तरीके से बात करना चाहते हो वो बात की बात है, लेकिन एक बार हाथ तो बढ़ाएं, थोड़ी और सौहार्द ढंग से हाथ तो बढ़ाएं। तो हमारा काम है ये पुश करना सीज़फायर एंड टॉक्स। और इसमें जो एक बहुत अहम चीज़ है कि ये केवल माओवादी और
सरकार के बीच की बात नहीं है। एक्चुअली आदिवासी समाज बहुत बुरी तरीके से प्रभावित है इन किलिंग से। आखिर मिलिटराइज्ड एरियाज ये सारे हैं, सबसे ज़्यादा कैंप्स इन्हीं एरियाज में है, और आदिवासी भी लगातार कह रहे हैं कि भाई आप ये माइनिंग वगैरह बंद करिए और कैंप्स को ले जाइए। जैसे ही माइनिंग के लिए कोई खोलते हैं तो कैंप लगा देते हैं। तो आदिवासियों को भी टॉक्स में शामिल करना होगा, और जो गिरफ्तार हैं आदिवासी आपको उनको निकालना होगा, ये भी हमारी मांग है। और खास तौर से मूलवासी बचाओ आंदोलन जिसको आपने बैन कर रखा है वो बैन लिफ्ट करिए। 60 लोगों को जेल में डाला है उनको निकालिए, और अन्य फॉर्मेशंस जो आदिवासियों की है, चाहे सर्व आदिवासी समाज हो, जो भी हो बस्तर में, सबसे आप बात कीजिए। तो मैं इसी बैकड्रॉप में आप सबका धन्यवाद देती हूँ कि आज आप इस प्रेस कॉन्फ्रेंस और पब्लिक मीटिंग में आए हैं। हमारे बीच में जो हमारे दो साथी हैं जो आप लोग अच्छे से वाकिफ़ हैं, वी हैव डॉक्टर नंदिनी सुंदर जिन्होंने करीब 25-30 साल इस देश के आदिवासियों के ऊपर गहन अध्ययन किया है, और छत्तीसगढ़ में तो आपने पब्लिक एक्शन की ओर भी काम किया है। आप सर्वा जुडून केस को लेके सुप्रीम कोर्ट तक गई थी, और अभी भी उसको ऑर्डर्स को इम्प्लीमेंट कराने के लिए संघर्षरत है, और अभी भी जो चल रहा है उसमें महती भूमिका निभाई है इस कोऑर्डिनेशन को बनाने में और इसमें इनपुट्स देने में। हमें बहुत खुशी है कि हमने पॉलिटिकल पार्टीज को भी आज आमंत्रित किया था, किन्हीं कारणों से हमारे साथ जुड़ नहीं पाए, लेकिन 1-1.5 हफ्ते पहले जो जूम मीटिंग की थी उसमें अनेक पॉलिटिकल पार्टीज के प्रतिनिधि हमारे साथ जुड़े थे उस जूम कॉल में। मेन स्ट्रीम CPM, CPI, कांग्रेस एज वेल एज BCK तमिलनाडु की एक पार्टी, वो लोग भी हमारे साथ जुड़े थे। तो हमारे बीच में आज CPIML लिबरेशन के जनरल सेक्रेटरी दीपंकर भट्टाचार्य जी, पार्टी जिसने लंबे समय से बातचीत के लिए प्रयासरत है, और इन्होंने ग्राउंड लेवल पे अनेक आंदोलन अपने फ्रंट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ किए हैं। हम बहुत आभारी हैं दीपंकर जी जो आज दोपहर में हमारे साथ आए हैं। वी विल बिगिन विद द 2 of you, एंड हम उम्मीद करते हैं कि इफ एहतमाम एंड बादल आएगा। मीना कंड स्वामी जो राहुल गांधी के डेलीगेशन में गई, उन्होंने नोट भेजा है। आई एम श्योर दे विल रीड आउट दैट नोट इफ दे आर अराउंड। हालांकि दे विल आल्सो जॉइन अस। सो कैन वी बिगिन विद नंदिनी? वुड यू लाइक टू? You have special constitutional rights because they have been recognized within the Indian Federation as having their own political system, as having the right under the 5th schedule of the Constitution, under the 6th schedule of the Constitution, to a certain form of autonomy. So basically what you're saying is that people who have constitutional rights in this country should be treated as enemies and be wiped out. Now, I just want to read a few figures. This is from a note prepared by Usha Khandelwal, a lawyer who has worked in Chhattisgarh. And just to give you some sense of what we're talking about when we're talking about the intensified violence over the last year and a bit. To put it in a slightly longer perspective, from between 1998 and 2005, there were 72 killings, Naxal-related killings in Bastar. 72 over a 5 or 10 year, 98 to 8-year period. From 2005, when the government started Salva Judum sponsoring vigilantism, उन्होंने लोगों को हथियार बांटे, बोले कि जाओ जंगलों में अपने लोगों के खिलाफ लड़ो, माओइस्टों के खिलाफ लड़ो। गांव के गांव जलाए गए थे, लोग को बहुत बुरी तरह विस्थापन किया था, कई हजारों लोग आंध्रा भाग गए थे। तब से लेकर अभी तक हमें एग्जैक्ट आंकड़े तो नहीं है कि कितने मारे गए थे, पर सर्वा जुडूम के समय करीब 2005 से 2009 5,000 लोग कम से कम मारे गए हैं, वो अंडर एस्टिमेट होगा। सरकारी आंकड़े के हिसाब से 644 विलेजेस वर अफेक्टेड।
तो एक बहुत बड़ा वेव ऑफ वायलेंस था सलवाजुडोम के समय 2005 से लेकर 2007 में, जिसमें हजारों मतलब लोग विस्थापित लोग मारे गए थे। उसके बाद ऑपरेशन ग्रीन हंट शुरू हुआ 2009 में। 2009 से लेकर मतलब बड़े बड़े एनकाउंटर्स हुए, जिसमें गांव वाले जैसे एडसमेटा में 8 लोग, सरकेगुड़ा में 17 लोग, सिंगाराम में 19 लोग, गोमपाड़ में 8 लोग, ऐसे ऐसे कई जगह गांव में मैसेकर्स होते रहे। उसके बाद 2000 मतलब थोड़ा सा लल था 2012-13, फिर लोग अपने गांव वापस आने लगे। सलवाजुडोम के शिविर को छोड़कर अपने अपने गांव वापस आए। आगरा से भी लोग वापस आ गए। 2016 में एक और स्पाइक था, जिसमें फिर दोबारा SRP कलूरी के लीडरशिप में ताडमेटला, मोरपल्ली, तिमापुरम के 3 गांव पूरे के पूरे जलाए गए थे। और भी अन्य कई वो तो 2011 में था, पर ऐसे कलूरी जो उन्होंने पहले 2011 में किया था, 16 में उन्होंने अलग अलग जगह में और खासतौर महिलाओं पर बहुत हमला हुआ था। बेलम, नेंड्रा और भी जगहों में मास सेक्सुअल अब्यूज हुआ था। तो 2016 के बाद कलूरी का ट्रांसफर हो गया। फिर थोड़ा सिचुएशन नॉर्मल तो कभी नहीं हुआ पिछले 20 साल से। अभी जून 5 को इट विल बी द 20th एनिवर्सरी ऑफ सलवाजुडोम, और बस्तर के लोगों ने बिल्कुल शांति कभी एक्सपीरियंस ही नहीं किया है तब से। और 2023 दिसंबर में जब बीजेपी सरकार वापस आई से लेकर अभी तक करीब 450 लोग मारे गए हैं। तो एक साल में, ये पिछले एक साल में उतना किलिंग हुआ है जो पिछले कई सालों में नहीं हुआ था। और दिस इज वन ऑफ द मोस्ट bloody years in the 20-year history of counterinsurgency in बस्तर। अब जब आप बोलते हैं कि एक तरफ से लोग बोल रहे हैं कि शांति वार्ता करो, और दूसरी तरफ से सरकार बिल्कुल मानने के लिए तैयार ही नहीं है, this is actually a crime under the Geneva Conventions, because it is like attacking somebody who is not engaged anymore in conflict. So it is actually, I mean, this is going to be a serious blot on India's international standing. जैसे LTT को 2009 में पूरी तरह they were fully militarily defeated, and the government of Sri Lanka will never be able to live that down internationally. It's actually a major crime. What happened in 2009 with the LTT, whatever the crimes of the LTT were, and there were many, it was actually a crime under the Geneva Conventions. तो हम नहीं चाहते कि हमारे सरकार, और ये हम सबका सरकार है, ये वी आर ऑल सिटीजन्स ऑफ दिस कंट्री, ये सरकार हमारे नाम में सरकार रूल कर रहा है। तो हमारे नाम में हम नहीं चाहते कि इस देश में जेनोसाइड हो अपने लोगों के खिलाफ, और अपने सबसे गरीब, अपने सबसे प्रोटेक्टेड लोगों के खिलाफ अगर आप जेनोसाइड कर रहे हैं, अगर आप उनको ये जेनोसाइड तो नहीं कहूंगी, ये तो बिल्कुल ये काउंटर इंसर्जेंसी है, पर अगर आप अपने लोगों के खिलाफ इतना ज्यादा डिस्प्रोपोर्शनेट यूज ऑफ फोर्स कर रहे हैं, तो इट्स गोइंग टू बी, इट इज अ ब्लॉट ऑन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। जो भी लोग संविधान में विश्वास करते हैं, हम शर्मिंदा है कि ये सरकार अभी पूरी तरह संविधान का उल्लंघन कर रही है। अब बहुत सालों से लोगों ने भी दोनों तरफ से बोला है कि पीस टॉक्स करो प्लीज, क्योंकि सलवाजुडोम के बाद भी 2013 में CPI ने बहुत लंबी पदयात्रा निकाली थी बस्तर में कि शांति वार्ता हो। दोनों तरफ ने नहीं सुना, दोनों तरफ से नकारा गया था। तो अब कम से कम जब CPI माओइस्ट बात कर रहे हैं शांति वार्ता की, ये बहुत अहम बात है और सरकार को भी उसी तरह से रिस्पॉन्ड करना चाहिए। तो अभी पिछले मैंने कहा ना कि जैसे एग्जैक्ट आंकड़े मेरे पास नहीं है, अभी 2000 मार्च तक शायद 4000 था, अभी कल 22 लोग मारे गए थे। उसके पहले 400, हाँ 400 से पार तो पहले से ही हो गया था, पर अभी हाल की जो आंकड़े बोल रही हूँ। और जैसे कविता ने कहा कि एक 6 महीने की बच्ची मंगली जो गोद में थी, वो 1 जनवरी 2024 में मारी गई।
दिसंबर 2024 में कुम्मम गांव है जो अबूझ माड़ में है, और एक्चुअली लीगली अबूझ, इट्स नॉट, अबूझ माड़ इज अ derogatory way of saying it because it's अबूझ means unknown hills. जो लोग वहां रहते हैं उनके लिए तो अबूझ नहीं है, उनके लिए वो घर है. जो माड़ है वो वहां से सारी, जो बस्तर की सारी जनता माड़ से ही उतरी थी, उनके सारी देवी देवताएं माड़ से आए थे. अभी जो जहां भी पहाड़े हैं, नंदराज पहाड़ है, दुर्गा मेट्टा जो करेगुट्टा, जो आंध्रा के लोग करेगुट्टा बोलते हैं, जो बस्तर के लोग दुर्गा मेट्टा बोलते हैं, ये सारे पहाड़ों में देवी देवताएं हैं. और ये माड़ में जहां लोग अभी भी झूम खेती करते हैं और एक बहुत ही रिच सोर्स ऑफ आदिवासी कल्चर है, वहाँ सरकार तो हाईवेज बना रही है, कैंप्स भी जगह अंदर जा रहे हैं, पर वहाँ पिछले दिसंबर में उन्होंने लोगों के ऊपर ओपन फायरिंग की थी और 4 बच्चे को अभी भी उनके शरीर में गोली लग गई और पुलिस ने उनको वैसे ही छोड़ दिया वहाँ, जहाँ अगर, और फिर बाद में एक्टिविस्ट जाके उनको, बच्चे को बाहर निकाला, उनको हॉस्पिटल ले गए, फिर हॉस्पिटल से उनको उनको जबरदस्ती वहां रखा था, एक को रायपुर एयरलिफ्ट करना पड़ा. ये इट्स लाइक इवन इफ दे गेट टू हॉस्पिटल देयर इज जस्ट सो मच ड्रामा दैट द बस्तर पुलिस डज अबाउट एवरीथिंग. उसके बाद 27th March को 6 individuals were picked up and executed. Photos show at least one victim was tied and alive prior to being shot. 11th May, 12 civilians including Tendu leaf collectors and farmers were picked up and killed. 8th November, a 16-year-old boy and a 20-year-old man were taken from their homes and executed. 11th December, as I said, this is of last year, 8 people were killed. In early 2025, 2 people were killed on 12th January, 7 villagers on 1st February, 2 more on 12th April. All of them are labeled Maoists and killed after the fact. अब ये बस्तर में जो सरकार का कहना है कि लोगों को सरेंडर करना चाहिए, अरे सरेंडर का मौका तो दीजिए. आप गांव के गांव में और लोगों को, माओइस्टों को धड़े मार रहे हो कि क्योंकि आप चाहते नहीं हो कि वो भी सरेंडर करें, क्योंकि रिवॉर्ड्स पुलिस वाले. और आई जस्ट वांट टू रीड फ्रॉम द छत्तीसगढ़ सरेंडर पॉलिसी. छत्तीसगढ़ के सक्रिय नक्सलियों के विरुद्ध उनके पद के अनुरूप निम्नानुसार इनाम राशि घोषित किया जाता है. प्लीज लिसन टू दिस. नक्सलियों को जिंदा या मुर्दा पकड़ने पर पुलिस अधिकारी कर्मचारियों को तथा नक्सली द्वारा आत्मसमर्पण करने पर यह राशि आत्मसमर्पित नक्सली को प्रदान की जाएगी. तो जिंदा या मुर्दा मतलब ऑब्वियसली आप मुर्दा ही पकड़ोगे, क्योंकि आपको नहीं तो अगर जिंदा पकड़ोगे, वो सरेंडर करना चाहते हैं तो आपको उनके साथ सरेंडर अमाउंट्स शेयर करने पड़ेंगे. और अगर वो नक्सली नहीं है, गांव वाला है, तो भी आप दिखा सकते हो कि वो इनामी नक्सली था और आप इनाम ले सकते हो उसके नाम से. तो ऑब्वियसली अ डेड नक्सलाइट is better than a live Naxalite. A dead villager who can be claimed to be a Naxalite is better than a live villager. And the amounts जो सेंट्रल कमेटी सचिव के लिए 1 करोड़, पॉलिट ब्यूरो सदस्य के लिए भी 1 करोड़, सेंट्रल मिलिट्री कमीशन प्रमुख के लिए 50 लाख, सेंट्रल कमेटी सदस्य के लिए 40 लाख. तो हम छोटी मोटी रकम की बात नहीं कर रहे हैं, हम कर रहे हैं सीरियस मनी विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड फ्रॉम टॉप टू बॉटम. और हम नहीं चाहते कि हमारे फोर्स इतना करप्टेड किया जाए कि they are made into killing machines without any discipline. We want a disciplined force which respects the rule of law, because this force represents all of us. We want an army, a paramilitary force which serves the people of India, which is not corrupted by the lure of rewards. और पैरामिलिट्री के अलावा और कौन है वहां बस्तर में? DRG. The DRG has been actually banned by the Supreme Court. पिछले हफ्ते हमने जो केस फाइल किया था मनीष गुंजाम, दूधी जोगा, करतम जोगा, रामचंद्र गुहा, ESR मार ने,
दूधी जोगा का गांव अरलमपल्ली पूरा का पूरा जलाया गया था। करतम जोगा को ऊपर लटका के उसको बुरी तरह यातनाएं दिए थे। तो वो डायरेक्टली अफेक्टेड लोग थे, उन्होंने फाइल किया था। बहुत सारे लोग ने अपने मतलब पिटिशंस दिए थे कि हमारे गांव जले, फलाना मरा, एक्सेट्रा। अभी भी वो केस चालू है। 2011 में जस्टिस रेड्डी ने जस्टिस निज्जर और रेड्डी ने ऑर्डर दिया था कि आप सरेंडर्ड माओइस्ट किसी भी नाम से काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस में नहीं यूज कर सकते, चाहे वो आप उनको सल्वाजुनून बुलाए, एसपीओ बुलाए, डीआरजी बुलाए, जो भी बुलाए, यू कैन नॉट यूज सरेंडर्ड माओइस्ट। और छत्तीसगढ़ का पूरा फोर्स डीआरजी इज कंपोज्ड 90% ऑफ सरेंडर्ड माओइस्ट। और ये जो सरेंडर्ड माओइस्ट है, द रीजनिंग ऑफ द कोर्ट वाज कि आप उनको जीने का हक दीजिए। जरूरी नहीं है कि वो अपना पूरा जिंदगी लड़ते ही रहेंगे, उनको भी ऑर्डिनरी खेती करना, ऑर्डिनरी लाइफ जीने का हक है। क्योंकि एक सीधा आप उनको नक्सली से लाके आप उनको डीआरजी बना देते हो और उनके खिलाफ जो केसेस है वो ड्रॉप नहीं होते। ये सरेंडर पॉलिसी में लिखा है कि अगर इफ यू हेल्प द गवर्नमेंट इन eradicating Naxalism, cases against you may be dropped. So if you don't help the government, if you refuse to join the DRG, if you want to sit in your own village and cultivate and have a family and be peaceful, you will not be seen as helping Naxalism and the cases against you can be revived at any time. तो एक तरह से आपको एक बंधुआ मजदूर टाइप का रखा जा रहा है कि अगर आप हमारे साथ DRG नहीं बनोगे तो आपके खिलाफ केसेस चालू रहेंगे और आप कभी भी आपके खिलाफ, और ऐसे हुआ भी है, हमारे दोस्तों के साथ हुआ है जो पूरी उनको अरेस्ट किया गया था, बाद में उन्होंने सरेंडर किया और फिर ऑफिशियली अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ही सरेंडर बट ही वाज अरेस्टेड और उसके खिलाफ अभी दोबारा केस चालू हो गया है। तो एक तो ये सरेंडर पॉलिसी जो इंसेंटिवाइज किया कर रहे हैं किल्स, दूसरी तरह इट्स इंसेंटिवाइजिंग द डीआरजी टू फाइट इन काउंटर इंसर्जेंसी। एंड 2011 वो ऑर्डर निकलते ही पिछले दूसरे हफ्ते गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़ passed an Armed Auxiliary Force Act, which is really a slap in the face of the Supreme Court because it says from the date of this order, all those who were in the erstwhile SPOs are now absorbed into the Armed Auxiliary Forces and they will be used in frontline Naxalite, anti-Naxalite operations. जब सुप्रीम कोर्ट का सादा कहना है कि you cannot use them in frontline operations, तो ये डीआरजी को लेकर हमने कंटेम्प्ट फाइल किया था। पिछले हफ्ते जब हम दोबारा हियरिंग के लिए बैठे थे तो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट इज सेइंग नो देयर इज नथिंग लेफ्ट इन द केस, सल्वाजुनून इज ओवर, एवरीथिंग इज रियली गुड एंड 400 people have just been killed, people are being arrested and yet everything is good and courts are also saying हाँ अभी तो सारा मामला खत्म। तो यहाँ देश की जनता को बोलना चाहिए कि मामला खत्म नहीं हुआ है, अभी भी लोग मर रहे हैं, किसी को कोई जस्टिस नहीं मिला, किसी को जो सारे महिलाएं जो एनएचआरसी ने भी लिखा है कि उनके साथ रेप हुआ है या जो भी है वो सारा अभी भी आउटस्टैंडिंग है, तो लोगों को जस्टिस कहीं नहीं मिला। इस देश के इंस्टीट्यूशन से लोगों को जस्टिस नहीं मिला और आप उनको शांति वार्ता के लिए भी तैयार नहीं है, आप कोर्ट्स भी आपको नहीं दे रहे हैं, तो क्या इस देश के लोग का कोई हक नहीं है? आदिवासियों का कोई हक नहीं है? कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है कि उनके भी सिटीजनशिप राइट्स हैं? तो इस सिचुएशन में शांति वार्ता अगर हो सके तो इसके चलते लोग चाह रहे हैं कि इसके चलते उनको कुछ तो न्याय मिले, उनके खिलाफ जो लोग अरेस्टेड हैं वो शायद जेल से निकले, क्योंकि उसके बिना ये सरकार तो उनको छोड़ने वाली नहीं है। जब कांग्रेस की सरकार आई थी तो उन्होंने एक कमेटी बनाया था जस्टिस पटनायक के अंडर, उसमें सारे लोग को छोड़ना था, दे वर सपोज्ड टू गो इनटू ऑल देयर केसेस, पर उसमें कितने लोग छोटे? 300 लोग आबकारी केस में, एक्साइज केसेस में, जो हजारों आदिवासी एंड 16,000 over 16,000 people have been, according to official figures, have been arrested since
16,733 people in the last 25 years. और अगर हर गांव के यूथ जेल में अपने लाइफ बिताएंगे, गांव में कोई काम करने वाला नहीं होगा, महिलाएं अपने महिलाएं भी प्रिजन जेल में हैं, जेल उनके घर से इतना दूर है, कब लोग ने अभी तक उनके ब्लॉक हेडक्वार्टर्स भी नहीं देखा, वो जेल जाकर अपना क्या वकील को रखना, उनके जाके उनसे मिलना, ये आपने पूरे गांव के गांव तबाह कर दिए इतने सारे अरेस्ट के साथ। तो लोग चाह रहे हैं कि शांति वार्ता चलते हुए उनको जेल से लोग की रिहा होगी। ये जो रोजमर्रा का किलिंग हो रहा है, और ये नहीं है कि सिर्फ फोर्सेस की तरफ हो रहा है, माओइस्ट भी लोग को मार रहे हैं, माओइस्ट भी आईईडी लगा रहे हैं लोग। एक मूलवासी बचाओ मंच जो वहां का यूथ प्लेटफॉर्म है, और मैं उनके बारे में भी 1 मिनट 2 मिनट्स, हाँ, तो बहुत सारे जो विलेजर्स हैं वो भी ये आईईडी से अफेक्टेड हुए हैं। माओइस्ट लोग ने भी लोग को इन्फॉर्मर्स कह के उनको भी मारा है, सिविलियंस को। तो दोनों तरफ से सरकार की जो असॉल्ट है तो वो कई ज्यादा है, पर सिक्योरिटी फोर्सेस, माओइस्ट ने तो सिक्योरिटी फोर्सेस को भी मारा है, सिविलियंस को भी मारा है। तो लोग चाह रहे हैं कि ये पूरा वायलेंस दोनों तरफ से पूरी तरह खत्म हो जाए, लोग शांति चाह रहे हैं। और आपको नहीं लगता कि 20 साल बाद जब से सगा जुलूम शुरू हुआ, लोगों का कुछ तो हक होता है कि वो शांति से जी ले? क्या हम कहीं भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इतने सालों साल लोग इतनी खौफ में जी सकते हैं? उसके अदर बिग थिंग कि लोग चाह रहे हैं कि शांति वार्ता से हो इज द रिमूवल ऑफ सिक्योरिटी कैंप्स। हर 2 किलोमीटर बस्तर has turned into one large cantonment। हर 2 किलोमीटर एक सिक्योरिटी कैंप है जिसमें करीब 600 जवान हैं। रातों रात ये कैंप्स आ जाते हैं लोगों के जमीन पर, जंगल के जंगल पूरे उजाड़े गए हैं, और लोग अपना जो रोजमर्रा का जीवन है, तेंदुपत्ता लेना, महुआ लेना, सब नहीं कर पा रहे क्योंकि ये कैंप्स हर जगह आ गए हैं। उसके साथ साथ हाईवेज भी बहुत बड़े लंबे चौड़े जंगलों को काट रहे हैं। आप सबने मुकेश चंद्राकर का नाम सुना होगा, जो अभी जर्नलिस्ट जिसको मारा गया था कॉन्ट्रैक्टर ने, क्योंकि उसने कंप्लेन किया था कि ये हाईवे इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड एट a huge increase in the amount of cost and with corruption etc. तो ये जो कैंप्स आए हैं, लोगों का the first demand is that with the talks the camps should be removed. Secondly, that there has to be talks, there has to be discussion on what people want. और सबसे महत्वपूर्ण है कि वहाँ के लोग को पूछा जाए कि आपको क्या चाहिए, क्या आपको ये हाईवेज और कैंप्स चाहिए, या आपको स्कूल्स चाहिए, क्या चाहिए आपको माइनिंग। और लोग तीसरी सबसे बड़ा फर्स्ट मांग इज कैंप्स, दूसरा के माइनिंग के ऊपर। बहुत बस्तर हैज 100 out of 108 proposed mining blocks in Chhattisgarh, 39 are in बस्तर। अभी न्यूज आई थी कि कोरंडम के माइन के लिए बहुत बड़ा एरिया में जंगल काटा गया था। गोल्ड है बस्तर में, लिथियम है, तो हर तरह के माइंस है, और लोग नहीं चाहते कि ये माइंस हो और उनके बिना पूछे जाने के बिना हो, उनको विस्थापित किया जाएगा। और उनको ये डर है कि अगर माओइस्ट खत्म भी हो गए अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट, तो ये कैंप्स तो रहेंगे, और फिर कैंप्स में जो सोल्जर्स तैनात है, वो अगर लोग प्रोटेस्ट करेंगे माइंस के खिलाफ, तो उन्हीं के खिलाफ गन्स ट्रेन किए जाएंगे। तो इट्स extremely important for local people who have been suffering for the last 20 years to have peace, and any government which at all claims to care about its people, any government which at all claims to have taken oath on the constitution, cannot but agree to peace talks. I'll stop to that.
अभी नंदिनी जी ने सारे जो फैक्ट्स है, मेरे ख्याल से जितने रेलिवेंट फैक्ट्स हैं वो सारे हमारे सामने रखे हैं। तो इससे एक बात तो बिल्कुल साफ है कि बस्तर में अभी जो परिस्थिति है वो एक बिल्कुल क्वालिटेटिवली एक न्यू फेज है। इससे पहले जो हम लोग देखते रहे हैं, कभी सलवा जुड़ून, कभी ऑपरेशन त्रिनयन, कभी एनकाउंटर्स, उससे बिल्कुल एक अलग दौर है। और इसका जो भी सरकार के उससे नाम हो, ये एसेंशियली एन एक्स्ट्रा जुडिशियल एक्सटर्मिनेशन कैंपेन। अब ये किसी भी डेमोक्रेसी में कोई भी आइडियोलॉजी हो, उससे लड़ने का ये तरीका हो नहीं सकता। तो ये जो इन्होंने एक टाइम फिक्स कर दिया है कि मार्च 26 तक, और जैसे अभी अमित शाह ने कहा कि हो सकता है इससे पहले भी हो जाए, तो उनके लिए इसका मतलब है कि बस मारो लोग। इसमें कहीं कोई सरकार के लिए तो बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पर भी कहा, जो सलवा जुलूम था वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल था। जो भी इनकाउंटर्स होते हैं वो हर इनकाउंटर्स के मैंडेटरी कोई उसके इन्वेस्टिगेशन उसमें होना चाहिए। अभी कोई इनकाउंटर्स नहीं, जो आंकड़े हैं वो साफ है बिल्कुल, इट्स ए वन साइडेड, बिल्कुल एक तरफा लोगों को मारा जा रहा है और बड़े पैमाने पर। तो सबसे पहले तो हमें लगता है कि वी शुड सी कि ये एक्स्ट्रा जुडिशियल एक्सटर्मिनेशन कैंपेन एक सरकार चला रही है, एंड दिस कैनॉट बी अलाउड। अगर ये किसी भी आइडियोलॉजी के खिलाफ देश के किसी भी हिस्से में अगर ऐसे कैंपेन को मान्यता मिल जाए, तो उसके बाद नथिंग सर्वाइव्स, डेमोक्रेसी का कुछ भी नहीं बचता है उस देश में। तो पहली बात तो हमें लगता है कि इस हिंसा के खिलाफ जो स्टेट की ओर से ये किलिंग स्प्री है, दिस मस्ट स्टॉप। पीस टॉक्स और नो पीस टॉक्स, माओवादियों ने क्या ऑफर किया नहीं किया, उससे हट करके अगर हमारे सामने देश में अगर कहीं किसी भी संगठन के खिलाफ, किसी विचारधारा के खिलाफ, किसी आंदोलन के खिलाफ अगर ये अप्रोच सरकार की ओर से है, तो बिल्कुल इसका डट कर विरोध होना चाहिए। और हमें लगता है कि ये जो कमेटी बनी है, कोशिश हम लोग कर रहे हैं, ये एक पूरे देश में इसके खिलाफ आवाज़ उठे और सरकार के ऊपर दबाव बने। बहुत कठिन है दबाव बनाना, क्योंकि सरकार किसी तरीके का कोई इंस्टीट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी, किसी तरह का कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी सरकार की है नहीं, तो किसी भी मामले में सरकार किसी से सुनती भी नहीं है। फिर भी हमें लगता है कि यही कोशिश हमारी होनी चाहिए। सेकेंड इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज अबाउट बस्तर एंड आदिवासी, उस पूरा इलाका। पर ये 5th शेड्यूल का इलाका है, रिच, मिनरल रिच और कल्चरली भी बहुत रिच इलाका है, हिस्टोरिकली भी बहुत ज़बरदस्त वहाँ का एक पूरा हेरिटेज है। तो वैसे इलाके में ये कंप्लीट वायलेशन है उसके जो भी 5th शेड्यूल के भी नॉर्म्स है, उसके ग्राम सभा के जो अधिकार है, और ये सब कुछ एक मिलिटराइजेशन और कॉर्पोरेट ग्रैब, कॉर्पोरेटाइजेशन साथ साथ चल रहे हैं। इसके बगैर शायद संभव भी नहीं है। ये कैंप्स के बगैर ये माइनिंग, मान लीजिए अगर थोड़ी देर के लिए इमेजिन करें कि देयर आर नो माओइस्ट्स इन बस्तर, बट ये कोई भी सरकार है, क्योंकि जहाँ भी सरकार इस तरीके से लैंड एक्विजिशन कर रही है, जहाँ भी इस तरीके से 5th शेड्यूल का वायलेशन हो रहा है, वो लोग विरोध कर रहे हैं। तो सवाल तो दरअसल माओवादी तो एक सरकार के लिए भी सामने उनको रखा है, यहाँ सिर्फ माओवादियों के ऊपर नहीं हो रहा है, किसी तरह का कोई गांधीवादी भी कर रहा है तो उनको भी तो वहां से हटाया जा रहा है। हिमांशु कुमार जी भी तो वहां से हटा दिए गए। तो पूरे बस्तर में इट्स ए कंप्लीट सप्रेशन ऑफ डिसेंट। आदिवासी की बात, मूलवासी की बात जो भी कर रहे हैं, जिस एंगल से भी कर रहे हैं, जिस ढंग से भी कर रहे हैं, उनको दबाया जा रहा है, उनको जेल में डाला जा रहा है। So you should understand that this is not about just Maoists versus the Indian state. ये बिल्कुल एक इलाके में, और ऐसा मॉडल पूरे देश में हम देख रहे हैं। आपके तमिलनाडु में चले जाइए तो स्टरलाइट में गोली चली किस तरह से, किस तरीके से वहाँ के पूरे पुलिस से लेकर के वो एक तरह से कॉर्पोरेट आर्मी की तरह बर्ताव करने लगे। तो ये पूरे देश में जो खासकर मिनरल रिच एरियाज है, जहाँ कॉर्पोरेट के अपने इंटरेस्ट है, ऐसे इलाके को कैप्चर करने के लिए और वहाँ बिल्कुल खुलकर कॉर्पोरेट प्लंडर के लिए,
तो स्टेट उसके लिए काम कर रही है। तो हमें लगता है इस बात को भी समझना चाहिए कि इट्स इज नॉट जस्ट अबाउट माओइस्ट्स, it's about Bastar, it's about the Adivasis, it's about their rights under 5th schedule, it's about their needs, their aspirations and how the government is completely trampling away. तीसरी बात है कि जहाँ तक माओवादियों ने ये कहा है कि हम पीस टॉक्स चाहते हैं, तो हमें तो लगता है कि बिल्कुल अगर कोई भी एक संगठन, क्योंकि इस सरकार ने तो नारा तो कांग्रेस मुक्त भारत कर लिया था, तो कांग्रेस के लिए तो अपना ये रखते को चुनाव लड़ते हैं, कांग्रेस चुनाव लड़ने वाली पार्टी है, उसके लिए आपने दूसरा तरीका लिया, उसकी सरकारों को परेशान करना, वहाँ ईडी सीबीआई लगाना, ये सब करना। अब माओवादी मान लीजिए चुनाव नहीं लड़ते, इनका एक पर्टिकुलर मोड ऑफ ऑपरेशन है, और इसीलिए यहाँ जो आप कह रहे हैं कि आप पूरी तरह से माओवादी मुक्त या नक्सल मुक्त कुछ भी कहते हैं, एंड दिस आर ऑल वेरी वेग, इट कैन अप्लाई टू एनीबॉडी, इट कैन अप्लाई टू एनीबॉडी। अभी कास्ट सेंसस के बारे में भी मोदी जी ने कहा था कि अर्बन नक्सल एजेंडा है, तो ये हम लोग ना समझे कि माओइस्ट का मतलब सिर्फ जो बिल्कुल शुद्ध रूप से आर्म स्ट्रगल करने वाले इनके बारे में कोई बातें हो रही नहीं, उनको सामने रख करके इस देश में हर डिसेंटिंग वॉइस को दबाने के लिए ये एक एक्सक्यूज है, एक तरह का एक इन्वोक करके वो एक विच हंट के लिए। तो हमें लगता है कि ये आइडियोलॉजिकल विच हंट, उसके लिए इजाजत नहीं मिलनी चाहिए, और माओवादियों ने अगर पीस टॉक्स के लिए प्रपोजल दिया, so the government should sincerely respond। तो ये 3 पॉइंट हमें लगता है कि अलग अलग है। कि पहली बात, अगर माओवादियों की ओर से कोई भी ऑफर नहीं आता, फिर भी अगर देश में इस तरीके का एक्सटर्मिनेशन कैंपेन चल रहा है, तो एज सिटीजन्स ऑफ दिस कंट्री, जिनको वी हैव an interest in democracy, we have an interest in the constitution, so it is in our interest to see to it that we hold the state, we hold the government of the day accountable। तो ये एक्सटर्मिनेशन कैंपेन चाहे वो नागालैंड में करे, कहीं भी करे, देश के किसी भी हिस्से में कोई भी सेपरेटिस्ट मूवमेंट हो, कुछ भी हो, उसके लिए अगर ये तरीका उसको हम अलाउ कर देंगे, देन वो हमारे पूरा डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगा। खत्म हो रहा है, लेकिन पूरी तरह से एकदम कंप्लीट खत्म हो जाएगा। तो एक, नंबर 2, दिस इज अबाउट बस्तर, दिस इज अबाउट आदिवासीज, एंड नंबर 3, as far as this CPIM as a particular organization is concerned, अब उनका एक तरीका रहा है, उनका एक अप्रोच रहा है, और उससे हट करके अगर वो कह रहे हैं कि हम यूनिलैटरल इसके लिए तैयार हैं और हम चाहते हैं कि इस पे बात हो, तो हमें तो लगता है कि बिल्कुल, जब कोई गवर्नमेंट भी कहती है कि ये हमारे लिए बड़ा चैलेंज है, मनमोहन सिंह भी बोल चुके हैं कि दिस इज द बिगेस्ट इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट, तो इस मामले में तो सिर्फ आज की सरकार नहीं, एक लंबे समय से द इंडियन स्टेट वो इसको एक प्रॉब्लम मानते रहे हैं और वो टैकल करने के बारे में सोच रहे हैं। तो हियर इज अ वे आउट, अगर इन्होंने कहा है तो द गवर्नमेंट शुड रिस्पॉन्ड पॉजिटिवली। तो हमें तो लगता है कि एज सिविल सोसाइटी, एज डेमोक्रेटिक ओपिनियन ऑफ दिस कंट्री, हम लोगों को मिलकर करना चाहिए। हमारी पार्टी अलग से भी हम लोग बोल रहे हैं, लेकिन हमें लगता है कि अलग से बोलना करना उससे बल्कि और बेहतर है, मोर इफेक्टिव है कि हम लोग सब लोग मिलकर अगर इस पर आवाज उठा सके, क्योंकि ये किसी कोई कम्युनिज्म का सवाल ये है नहीं, ये पर्टिकुलर कोई लेफ्ट पॉलिटिक्स का अलग का कोई सवाल नहीं, ये ऐसा सवाल है जो सबका कॉमन इंटरेस्ट है। सीधी बात है कि अगर किसी आंदोलन, किसी संख्या जो मारे गए लोगों में है वो आम आदिवासियों की है, उसके अलावा 2/3 में माओवादी हैं, जिसमें 1/3 को निहत्था या घायल या बीमार होने की अवस्था में पकड़ के मारा गया। और ये पूरी तरीके से जो एक रूल ऑफ लॉ को मानने की बात हम करते हैं डेमोक्रेसी में, जैसा डेमोक्रेसी एस्पायर करते हैं, उसको पूरी तरीके से तोड़ने मरोड़ने, उसकी धज्जियां उड़ाने जैसा है। लेकिन जिस वॉर की हम बात कर रहे हैं इतने लंबे समय में, वो उसका कंटेक्स्ट क्या है ये हमको जानना बहुत ज़रूरी है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। नंदिनी भी बात कर रही थी इस पे कि मोर देन 100 जो प्रपोज फाइलिंग है उसमें 39 के आसपास बस्तर के अंदर हैं, और मोर देन 20 रेयर अर्थ मेटल्स पाए जाते हैं बस्तर के अंदर। माड़ की अगर बात करें तो माड़ के अंदर अभी पिछले कुछ टाइम पहले ही मरोनार करके एक आंदोलन स्थल है, उसको उजाड़ दिया गया, क्योंकि मरोनार आंदोलन आमदाई घाटी के अंदर जो लोहे का खनन है उसका विरोध कर रहा था, और रोड जो बन रही थी क्या कहते हैं आमदाई घाटी से तुलार हिल्स की तरफ, उसका विरोध कर रहा था।
क्योंकि तुलार हिल्स में माइनिंग प्रपोज की गई है और वो माइनिंग को कैरी आउट करने के लिए वहां पे रोड बनना और उस पे कैंप्स लगना बहुत जरूरी है। तो हम एक चीज देख रहे हैं क्लियरली कि माइनिंग का डायरेक्ट रिलेशन है वहां पे जो भी मिलिट्री ऑपरेशंस कैरी आउट किए जा रहे हैं हिस्टोरिकली, और चाहे वो सरोजुम हो या ऑपरेशन ग्रीन हंट हो, मिशन 2016 हो, नेशनल एक्शन प्लान हो, ऑपरेशन समाधान प्रहार हो, ऑपरेशन कंगार हो, नाम तमाम आए हैं, लेकिन सब चीज का सेंट्रल एस्पेक्ट यही रहा है कि लोगों को उनके जमीन से विस्थापित करके उनकी जमीन छीनी जाए, उनके संघर्ष को तोड़ के उनकी जमीन छीनी जाए और वहां से रिसोर्सेज को निकाला जाए। उसमें लोगों ने अलग अलग तरीके से रेजिस्ट किया है और बहुत बार ऐसा हुआ है कि उनके डेमोक्रेटिक मीन्स ऑफ रेजिस्टेंस को सप्रेस किया गया है, जो हमारे स्पीकर्स ने भी इस पे फोकस किया है। अभी रिसेंटली हमारा कुछ टाइम पहले बस्तर के अंदर एक बहुत बड़ा जन आंदोलन का समिति था, मूलवासी बचाओ मंच, जिसको प्रतिबंधित कर दिया गया छत्तीसगढ़ स्पेशल पब्लिक सिक्योरिटी एक्ट के तहत। और प्रतिबंध लगाने का कारण ये दिया गया कि वो संगठन माओवादी इलाकों में विकास कार्यों का विरोध कर रहा था। तो विकास कार्यों का विरोध करना ये एक कारण बन जाता है एक संगठन के ऊपर बैन लगने के लिए। ये साफ साफ ये दर्शाता है कि ये जो पूरा संघर्ष है, ये जो पूरा दमन या युद्ध जो चलाया जा रहा है, ये बेसिकली दो कंटेंडिंग आइडिया ऑफ डेवलपमेंट के बीच में संघर्ष है। एक आइडिया ऑफ डेवलपमेंट है जो कि लोगों के डेवलपमेंट की बात करता है, जो लोग बोलता है कि हम खुद डिसाइड करेंगे कि हमको रोड चाहिए या हमको बड़ा अस्पताल चाहिए या हमको कैंप चाहिए या हमको स्कूल चाहिए। और दूसरा मॉडल ऑफ डेवलपमेंट बोलता है कि हम बताएंगे कि हम 60 फीट रोड लगाएंगे और हम यहाँ से माइनिंग करके लेके जाएंगे और उसके बदले में हम आपको कैंप के अंदर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम देंगे, कैंप के अंदर हम आपको अस्पताल देंगे ताकि आपको सर्वेल किया जा सके। तो ये जो डेवलपमेंट का पूरा आर्गुमेंट भी लेके आया जा रहा है, ये पूरा मिलिटराइज्ड मॉडल ऑफ डेवलपमेंट, मतलब जो नेम सेक के लिए भी लेके आया जा रहा है, वो भी एक मिलिटराइज्ड मॉडल ऑफ डेवलपमेंट है। तो इस कंटेक्स्ट में एक जो वॉर अनलीश हो रखी है लोगों के ऊपर, उसमें स्टेट लोगों को डेमोक्रेटिक मीन्स से जो अलग अलग तरीके के फॉर्म्स में वो रेजिस्ट कर रहे हैं, उसमें डेमोक्रेटिक मीन्स को भी सप्रेस, उसका रास्ता भी बंद कर रहा है डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशंस को बैन करके। तो इस तरीके से हम ये देख रहे हैं कि स्टेट खुद ही लोगों को आर्म्ड फॉर्म ऑफ रेजिस्टेंस अपनाने के लिए पुश करता है। और जब लोग इस रेजिस्टेंस पे और इस रेजिस्टेंस के दौरान इस रेजिस्टेंस को खत्म करने के नाम पे, तो देश की जनता जो रेजिस्ट कर रही है, जिसको सुप्रीम कोर्ट भी बोलता है कि हमारा मोडस ऑपरेंडी, हमारा अप्रोच शुड नॉट बी टू किल आवर ओन चिल्ड्रन, वो सारे सब समझदारी को छोड़ के पॉलिटिकल जो ये माना गया कि सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल क्वेश्चन है माओइस्ट मूवमेंट, उस सारी समझदारी को छोड़ के आज जो अप्रोच लिया गया है एक्सटर्मिनेशन का, वैसी स्थिति में आज माओइस्ट सामने आए हैं सीज फायर के लिए। वो सीज फायर के लिए सामने इसलिए आए हैं क्योंकि 1.5 साल से छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट हैज बीन सेइंग कि हम हर एक इनकाउंटर के बाद, छत्तीसगढ़ के होम मिनिस्टर विजय शर्मा आकर के बोलते थे कि हम कत्लेआम नहीं चाहते हैं, हम पीस टॉक्स चाहते हैं। लेकिन आज जब पीस टॉक्स की बात हो रही है, जब हम तमाम सिविल सोसाइटी के लोग, इस देश की जनता और खुद माओइस्ट पार्टी जो कि एक आर्म स्ट्रगल में इन्वॉल्व है, वो जब पीस टॉक के लिए रेडी है, तो हम आज ये सवाल उठाते हैं कि जो इतने दिन से विजय शर्मा बार बार बोल रहे थे कि वो पीस टॉक्स के लिए तैयार हैं, वो अभी पीस टॉक्स के लिए क्यों नहीं आ रहे हैं, और वो इस तरीके के पोजीशंस क्यों ले रहे हैं कि ये 300 संगठन कौन है, इनसे हम बात नहीं करेंगे और ये हमारे रडार पे हैं। तो ये पूरा इंटिमिडेशन का टैक्टिक है और ये पूरा इंटेंशन दिखाता है स्टेट का कि ये एक जेनोसाइड कैरी आउट करने के इंटेंशन से वहां पे काम कर रहा है, क्योंकि उसको वहां पे मिनरल रिसोर्सेज को अनप्रेसिडेंटेड लेवल पे लूटना है। तो ओनर्स आज के टाइम पे, खास करके ऐसे टाइम पे जब माओइस्ट ने यूनिलैटरली डिक्लेयर किया है कि दे विल नॉट कैरी आउट, वो कोई भी मिलिट्री एक्शन नहीं करेंगे, उन्होंने अपने कैडर्स को बोल दिया है कि वो कोई भी मिलिट्री एक्शन कैरी आउट नहीं करेंगे अनटिल एंड अनलेस
उनको ऐसी सिचुएशन में सिक्योरिटी फोर्सेस ना डाल दें जहां पे उनको अपने आप को डिफेंड करने के लिए मिलिट्री एक्शन करना पड़े। तो ऐसी स्थिति में स्टेट के ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है और हमारे ऊपर एक पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज सिटीजन ऑफ दिस कंट्री कि हम इस सवाल को इस पोजीशन को असर्ट करें कि स्टेट जिसको लोगों ने बनाया है, ठीक है, वो इस पोजीशन को वो जाकर के पीस टॉक्स वो इंश्योर करे कि पीस टॉक्स की कंडीशंस क्रिएट कर वो सीज फायर करे और फिर वो पीस टॉक्स करे और पॉलिटिकल क्वेश्चंस को रिजॉल्व करे। बिना पॉलिटिकल क्वेश्चंस को रिजॉल्व किए ये कोई भी लॉन्ग लास्टिंग पीस पॉसिबल नहीं है। ये समझदारी भी हमारी होनी बहुत जरूरी है। अभी नागालैंड का एग्जांपल इज अ प्राइम एग्जांपल ऑफ दिस, जहां पे इंडियन गवर्नमेंट ने फ्रेमवर्क एग्रीमेंट साइन किया नागा, इट बैकट्रैक्ड ऑन इट फ्रेमवर्क एग्रीमेंट पे, और अभी नागा जो ग्रुप्स हैं दे हैव अगेन गॉन बैक इनटू द आर्म स्ट्रगल। तो सीज फायर करके पीस टॉक्स में जाकर के पॉलिटिकल रेजोल्यूशन तक पहुंचना इज द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द स्टेट एंड वी शुड एज सिटीजंस ऑफ दिस कंट्री हमको इस पे कैंपेन बनाने की जरूरत है। और ये आज बहुत इम्पोर्टेंट घड़ी है कि हम तमाम संगठन, तमाम विचारधाराओं से आने वाले संगठन एक साथ आकर के इस पे एक मुहिम छेड़ने के लिए इकट्ठा हुए। और इसी के साथ ये मेजर पॉइंट्स थे जो मीना ने इसमें रखा था, तो मैं इसी के Judge, High Court of Telangana and Andhra Pradesh. I returned in 2015. See, we have been seeing the mass killings in tribal areas, and unfortunately, even children, women, they are also being killed. And those who are going into the forest for some other purpose, for taking wood, etc., they are also sometimes becoming victims. This ongoing armed conflict between the armed forces and the Maoists, that is causing lot of disturbance the tribal area and tribal people, and they are more suffering in that area. So what we thought is that something should be done, because hundreds of people are dying. So we have formed a peace dialogue committee, and we have organized a meeting, and elders like Professor Haragopal, many professors, editors, and many eminent persons have participated in that meeting. And in that meeting, after discussions, we have passed a resolution requesting both the Maoists, Naxalites, and also the central government and all the state governments. First, ceasefire. You stop killing one another. Then we also requested both the parties to hold talks. Hold talks. You have conversation with them, discuss with them. Discuss. They will put some conditions. You may also put some conditions, and whatever it may be, the ultimate result will be the dialogue. Only dialogues can solve any problem in the universe, no other thing. If war comes, it is due to the mistake of the human mind. So therefore, this appeal when we have made, our main motive, our main object was to see that there should not be any loss of life. Loss of life of an Adivasi, loss of life of a constable or a sub-inspector or even a Maoist, anyone. Life is so precious, and our experience tells that once life is lost, it cannot be regained. Even if you may lose money, you may earn it. Even if you may lose position, you may earn it. But this is only one thing, that life, it is the nature's gift, and if the life is lost, it cannot be regained. Therefore, every effort has to be made to save the life. So with this intention, with this humanistic approach, we have requested both the parties to restore peace and to commence ceasefire, announce ceasefire. And fortunately, the Maoists have responded, and they said that they will
they will announce ceasefire. They announced a ceasefire. And they said that they are ready for talks. When they said they are ready for talks, then it is the responsibility of the government to call them for talks, hold talks with them, discuss with them, and resolve the issue. This is our main idea behind this. Unfortunately, even after the Maoists have made a categorical statement that they are ready for talks, they will come for dialogue. What the government is doing, the central forces, there were only 200 people, it became 2,000 people, it became 10,000 people, it became 20,000 police armed forces. They are encircling the area, that is Karagutta area. They might have assembled there. There may be 50, 100 or whatever it may be. Some people are there, but they have not used a single bullet after they have made a promise that they will follow ceasefire. There was no attack by Maoists after they announced ceasefire. But when they have announced that they will not use weapons, practically, for the present, they have laid down their offences. When they have laid down their weapons, whether the government is justified in sending forces, encircling them and killing them. Do you feel happy to kill a person? Is it your mentality? Is it your psychology? You want to eliminate the people? What is the meaning of Article 21A? What is the purpose of Constitution? What is the object of the Constitution? Are you people make a promise and the Constitution say that we will secure, protect, uphold the Constitution. Upholding the Constitution means upholding the fundamental rights of the people. Upholding the fundamental rights of the people is upholding the right to life. This right to life is now in danger. So what we are requesting is, we are requesting everybody. I have also written a letter to the RSS President, RSS Chief Mohan Bhagwat ji. I have written a letter to Prime Minister Narendra Modi ji. I have written a letter to Amit Shah ji. I have written a letter to everybody, even our Chief Minister. Of course, our Chief Minister of Telangana, he has positively responded, and there was now today also Rahul Gandhi ji positively responded that he will look into the matter. Or Professor Ragopal will explain about the same. But what I am saying is that life is precious and every efforts must be made by everyone, every intellectual, every editor, every writer, every poet, and everybody has to see that what efforts we can make to save the life of a children, life of women, and their honor is in danger, the honor of the women, tribal women, young women, that is in danger. Therefore we are coming now. And only one thing that is saying here, when some injuries cause it to elect, ears come from our eyes. Whole body is one thing. You are saying Akhil Bharat. Indians, we are Indians, you are saying we are Bharatiya. Are they not Bharatiyas? Are they not Indians? And when there is bleeding, and when there is suffering, and when there are tears, there is no response from you. What we are saying is that just hold talks, whatever it may be the result, hold talks. And positively we believe that the talks will be successful and there will be a permanent solution for 50 years old problem, more than 50 years old problem. I can say that the credit goes to you. You are in power, the credit goes to you. Kindly utilize this opportunity and save the lives of the people. I am very thankful to you, one and all, because I have to flight at about 7:45 p.m. I may be excused. I may be allowed to leave. Whatever our take a stand that peace talks should be welcome, and whether the government of India listens or not, the announcement from Rahul Gandhi
and the Congress party will strengthen the efforts of those who are working for peace, because it's a major opposition party, and if that party takes a stand, then the hands of those who are working for peace will be strengthened. So, of course, he had his own apprehension whether the government of India will respond, but we said whether they respond or not, their stand will help some of us who are working for peace. Of course, he looked favorably inclined, and we also asked him to impress on Telangana government to go for peace talks at the state level. That he said he would be very favorably inclined, and he said he would suggest to the Telangana, this is the Congress government. So we are seeking the support of political parties because they are the key actors, whatever might be the role that they are playing, but with all said and done in a democracy, the political parties play a very critical role. So therefore, in the course of building the support for peace talks, we are also seeking the support of different political parties. I may share with our media friends and friends in Delhi that in Hyderabad, when we held a meeting, then all political parties responded, including the Congress party. And Bharatiya Rashtra Samiti of K. Chandrasekhar Rao, recently he held a huge public meeting. They were celebrating their 25 years of the party, and there were lakhs of people. Chandrasekhar Rao not only announced his support for peace talks, but he asked people their opinion about peace talks, and lakhs of people raised their hands and said, we want peace talks. It's a mass public opinion, apart from the political stand. So therefore there is a sort of public urge to bring back peace. And all of us who are part of this peace process, we are concerned with two, three things. Number one, tribals of this country, or Adivasis of this country, have been suffering from 18th century, not now. They have been struggling for their livelihood, for their forest, for their way of life, for their self-confidence. And tribals always have been highly self-respecting people, and they always believe in self-governance. And I have been saying from yesterday that Jaipal Singh, who was the representative of tribals in Constituent Assembly, in fact said, we don't trust the ruling groups. He said, we don't trust you because we never trusted you. But he said that since we got independence, now you are promising with our rights, and you are Nehru moved a resolution saying the rights of the people, particularly minorities. Jaipal Singh said, for the first time we want to trust you. Although we never trust you, but we want to trust you. And therefore I vote for resolution. But he had his own reservation. And the fears that he expressed in the Constituent Assembly have come true now. That today you are just giving, notwithstanding constitution, notwithstanding rule of law, not standing any moral standards, that the massacre of the tribals, not only armed tribals, but unarmed tribals, children. If Bela has not come, Bela Bhatia has been married, she is right in the war zone. Children who are going to school coming back with bullet injuries. And children are not going to playground. Women go to nature call, they are terribly hesitant. And people are living under terrible fear. I think people sitting here in this press club, please realize the tension, the insecurity that the people in Bastar and generally in tribal areas suffering from. Therefore, it is our moral responsibility to extend our support for the peace talks, that tribals of this country live with certain dignity and all that. Of course, if the peace comes, people say that what peace will do. But what we feel that if certain peace comes back, if ceasefire comes back,
it gives us a space to reflect on the basic issues of the tribals. Why tribals of this country for last 200 years have been struggling? Struggling for what? Is the basic question. So peace gives us always a breathing space to reflect on the tribal issues, go to the root cause, and what is that is troubling the tribals. What happened to Schedule 5 in the Indian Constitution, which promised the self-governance? What happened to SC/ST Atrocities Act? What happened to the PISA, which PISA promises, PISA pledges that nobody can enter tribal area without the consent of tribal villages. This is what we have promised. So therefore, we as a peace lovers, we have been telling the government that these are the promises you made, these are the rights that we have given to the tribals, and therefore these rights should be upheld. Constitutional values should be upheld, rule of law should be upheld, and unleashing violence, which is unrestrained or ruthless. Friends, history tells us it will not stop here. It will not stop there. The one state is used to reckless violence, is like a tiger being used to the manhunt, man-eating tiger. So once it tastes the blood, it will not stop there. That's what history tells us. Therefore, somewhere we have to stop and talk of peace, talk of rights as citizens in order to protect our own rights, in order to protect the certain semblance of whatever little democracy is left. Otherwise, we are on the edge of fascism. We are very close to fascism. So therefore, this peace process that we started is, of course, today immediately we are concerned what is happening in Bastar, but we are also concerned with the larger process of democracy, and we think that by fighting for the most marginalized section or most neglected, you are fighting for the democratic values, because rights of the marginalized are protected, the rights of others will be automatically protected. So therefore, last 2 days we have deliberated and at an all India level, but I must also tell you that the response all over the country, be it Punjab, be it West Bengal, different parts of the country, there is a mass response. In my own state, it has been even district level, mandal level, there are protests, there are processions, there is a demand for peace. So a mass opinion, all of you, if you contribute to building up of a strong public opinion, I am sure it will contribute to deepening of democracy and protecting these unfortunate people who are caught and who are living under these terrible conditions. Ceasefire is our demand, immediate demand, and once ceasefire, peace talks, and in peace talks, the priority is the rights of the people should come back into the mainstream public debate of India. So this way, झारखंड में जो है अभी जल जंगल जमीन की लूट और भी बढ़ती जा रही है, और वहाँ के आदिवासी खास करके अपना जीविका उपार्जन के लिए जल जंगल जमीन पर निर्भर है, और उसको बचाने के लिए लोग संघर्ष कर रहे हैं, और संघर्ष कर रहे हैं उसको संघर्ष को तोड़ने के लिए जो साथी हमारे किसान मजदूर वर्ग के लोग हैं, जो सामाजिक कार्यकर्ता है, वैसे लोगों को यूएपीए 17 लगा करके जेल में डालने का काम कर रहे हैं हमारे सरकार ने, जो ताकि उनको जल जगह संवैधानिक अधिकार होते हुए पूरे झारखंड में सीआरपी कैंप लगातार बढ़ते जा रहा है, और आदिवासी क्षेत्र में बिना ग्राम सभा किए हुए वो लगातार लगाते जा रहे हैं, और उस क्षेत्र के लोग ऐसे स्थिति पैदा हो गया है जो उनके भाषा को नहीं समझते हैं, या कुछ पूछ बैठते हैं कि कोई भी सवाल पूछते हैं अगर नहीं बता पाएंगे तो उनको यही धब्बा लगाते हैं कि आप माओवादी हैं, या आप हर तरह का से वही शोषण किया जा रहा है। अभी जहाँ भी देखिएगा, अभी जो झारखंड की स्थिति ऐसा बन गया है, वैसे लोग जो अत्यंत गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं, जो मजदूर वर्ग के लोग हैं, ऐसे लोगों को
1 लाख के नक्सली इनामी बता करके लोगों को जेल में डालने का काम कर रहे हैं। हालांकि जब हमारे पास वो बात आया, झारखंड अधिकार महासभा पूरे ताकत के साथ उनके घर गए, उनको परिस्थिति को जानने का प्रयास किए। एक ईट भट्ठे में काम करने वाले जो एक बिरसा मांझी थे, बिरसा मांझी, उनको नक्सली बता करके प्रशासन ने ऐसा इसको कर रहा था कि अपना प्रमोशन के लिए कि ये आप सरेंडर कर दीजिए, आपको जो सरकार की तरफ से जो राशि रखी गई है वो आपको मिलेगा। ऐसे ही करके लोगों को फंसाया जा रहा है। और ऐसे तो हजारों कैदी ऐसे हैं, झारखंड में दिखेगा तो सभी जेल में आदिवासी की संख्या लगातार बढ़ते जा रहा है और अभी भी है। और सरकार, कोई भी सरकार रहे, बीजेपी की सरकार हो चाहे गठबंधन की सरकार हो, हर वक्त आदिवासियों को अधिकार का बात करते हैं। लेकिन अभी तक जो भी मैनिफेस्टो में रखा है वो अभी तक काम नहीं हुआ है। या बीजेपी सरकार हो चाहे गठबंधन की सरकार हो, कोई भी सरकार अभी तक काम नहीं किया है। इसलिए यही है हमारे झारखंड में, हम चाहेंगे जितने भी जल जंगल जमीन के लिए लड़ रहे हैं, जो ऐसे लोग जो फर्जी केसेस सदियों से जेल में बंद है, उन लोगों को एक टीम बना करके ये जांच करते हुए उन लोगों को रिहा किया जाए, ताकि वो आत्मसमान जीवन जी सके, अपना बाल बच्चा को पढ़ा लिखा सके, अपना बाल बच्चा का भविष्य को देख रेख कर सके। लेकिन ऐसा नहीं होता है। आज हम लोग देख रहे हैं पूरे झारखंड में, खास करके हमारा बोकारो डिस्ट्रिक्ट में, लातेहार में, खूंटी में, ऐसे निर्दोष व्यक्ति जो कुछ उन लोग के बारे में जानते भी नहीं हैं, उन लोग फंसे हुए हैं। हम लोग लगातार कह रहे हैं कि आप यथाशीघ्र जांच करते हुए उन लोग को जो केसेस में फंसे हुए हैं उन लोग को रिहा किया जाए। लेकिन कोई सरकार अभी सुन नहीं रहा है। हम इस आप लोग के माध्यम से बताना चाहेंगे कि सरकार तक मेरे बातों को पहुंचाइए और हमारा जो समस्या है जल जंगल जमीन की, वहाँ या बिरसा मुंडा हो चाहे सिद्धू कानू हो चाहे तिलका बाबा हो, खास करके जमीन के लिए आंदोलन किए थे। अब जमीन का ही एक बड़ा मुद्दा रहा है झारखंड में। अभी तक वहाँ का अधिकार नहीं दिया गया है, अभी तक वहाँ का पैसा नियमावली नहीं बना है, जबकि आदिवासी पंजीकरण क्षेत्र में बिना अनुमति से वहाँ किसी तरह का कार्य नहीं होना है, लेकिन धरने से बिना अनुमति से काम किया जा रहा है। ये रुकना चाहिए। अब जो निर्दोष लोग हैं उन लोग बरी होना चाहिए। धन्यवाद, सबको जोहार। Because the first thing that I actually wanted to start is why am I here? And why is it that all of us should be involved? Which I think is a very interesting question, because I'm not necessarily from one of the Naxal hit states. I'm not necessarily from Bastar or Jharkhand or but then the question is, and we have to understand that whatever is happening today in Karegutta, in Bastar, in Jharkhand, in Gachiroli, wherever they are claiming to fight the Naxals, there has been a bigger ideological warfare that has shut down every intellectual dissonance voice and dissenting voice in this country in the name of calling people as urban Naxal. This was crystallized during the Bhima Koregaon protest when 17 or 16 of our greatest activists, writers, lawyers were imprisoned, and it continues till today. And the simple thing is, by calling people urban Naxal, by calling you an Andolan Jeevi, by calling you a quote-unquote intellectual terrorist, or whatever it is that they want to define you, Khan Market gang, or yes, Tukde gang, the final effect of it, by calling you an urban Naxal, is to silence us from talking about quote-unquote Naxal hunt. Because what is happening in the name of the Naxal hunt is what they don't want us to talk about, and which is precisely why I'm here to talk about. Because we are always worried, right? I have small children.
I live in this country, my partner lives on a visa, and I'm endangering every single one of that to come and tell me for you. If this is the fear that a very educated woman who lives in a metro city, who is well known for being a writer faces, the fear, what does an Adivasi in Bastar face from the same regime? And the thing is, they want our silence, and our silence is complicity. It is the complicity for this entire war machinery. Our silence provides the complicity for 24,000 troops from, whether it's the CRPF, Cobra, whatever forces who are surrounding the hills in Kaligutta. Our silence is what has happened. While in the year 2023, only 23 people were gunned down in Chhattisgarh in the name of Maoist operations, but that number has become 235, a 10-fold increase in 1 year. And this year, that was 224, and this year, in only the first 3 months, until the end of March, at least 145 people have been killed in the name of Operation Kagar. And I think this false equivalence has to be sheltered, and it has become a primary responsibility for us to talk about what is happening in the name of hunting the Naxal, who is being killed in the name of hunting the Naxal. And it's not that it's a problem to talk about Naxal, but the main issue is go and talk to the Naxalites. Go and talk, what is it that causes the problem of Naxalism in this country, and especially in the scene where since last October they have been offering ceasefire, they have been offering talks, and for the 4th or the 5th time the Naxalites, at least I saw on their letterheads saying that we are offering a 6-month unilateral ceasefire. Then it is the duty of the state, it is the duty of a constitutionally abiding state to reciprocate, to say that we need a ceasefire, that we have to talk. I mean, it doesn't matter, Israel and Hamas are talking at some point. It doesn't matter, LTT and the Sri Lankan government were talking at some point. The fact is, around the world, there have been armed insurgencies, and everything, people are actually lifting arms in order to come to the peace table, in order to come and get negotiation. The idea of negotiation, the idea of, armed resistance leading to a negotiation should be a part of commonly accepted political philosophy. It should be a part of how things operate, and therefore it becomes important and imperative for people who, like us, who are not involved in armed struggle to say, talk to the rebels, respect the ceasefire, that eventually political problems require political solutions. So after this philosophical framework, I have just 3 or 4 points to make. Please bear with me. One of them, and this I would not have learned unless I actually went to Silgate myself, went to Bastar myself, and in the last 3 years, is that their problem is once again not the armed, quote-unquote, issue of armed resistance alone, because the Mulwasi Bachao Manch, made up of young people who were seeing what the Salwajudum did to them, was seeing what the Indian quote-unquote occupied forces were doing in the forest in the name of corporate land grab, in the name of militarization. Mulwasi Bachao Manch was entirely made up of Adivasi young people who were abjuring all forms of violence. They were offering peaceful protests. And what happened? I meet these young people in the villages of Silgate in 22 May, and then Raghu Midyami is arrested. In February he was arrested. Sunita Kotam, she goes to write her exam. We're talking about Adivasi development. A girl who goes to give her exam, she's 20 years old. Sunita Kotam is arrested. And now they also linked her case with the Raghu Midyami's case and given a UAPA case under her. The fact is the use of the UAPA. The fact is peaceful protest is also not tolerated. It's not about zero tolerance to violence or zero tolerance to quote-unquote terror, but is also zero tolerance to any kind of peaceful resistance. And I think it becomes again imperative for us to talk about this. This third thing again is that what is the side product of this militarization? And this is, people are talking about children, but I also think that, what came away from my understanding and my interactions with Adivasi, especially activists like Soni Suri, is that the Indian paramilitary is repeating some of the worst crimes that it has done in Kashmir, that it has done in Elam, that it has done as an occupying force in many parts of the world. It has done in the Northeast. So what we hear, and this I am ashamed to say this as an Indian woman, is that women are talking about being raped. So Soni Suri talks to me about a woman who was captured from a village, raped by paramilitary forces until the last breath left her, and then they said a Naxalite has died. Her body did not have any bullet wounds in the post-mortem report. And Soni Suri once again told me, and this is a story published in Frontline, where she says, women of Bastar are saying, Didi, humko bullets se, we want to die out of bullets. We do not want to face these rapes. So we cannot unleash in the name of Indian patriotism, in the name of the Ministry of Home Affairs, in the name of internal security, we cannot unleash a raping
armed force on our own people. And I think as women, as self-respecting feminists, just as what we want is, bodily autonomy and bodily safety, as much as we want our cities to be safe, we also want the villages to be safe. We want Adivasi women to be safe. We do not want surveillance cameras to be going after them, surveillance cameras to be deployed for this effect. And I think this issue of women, these are all war crimes. Just as the collective punishment of the people, wherever they are supposed to be Maoists, the people are collectively punished, just as that's a war crime. What's happening to the women in these areas, these are also war crimes. And when we ask for a ceasefire, we're also asking for the government to stop not only hostilities but also committing what can be definitely considered war crimes. And the final point on which I actually want to stop talking is the fact that, and this international thing, is that they are also using Israeli weapons. They are using Israeli drones, and these Israeli drones, the Heron ones, are supposed to, the newer versions of them, they can be fitted with ammunition. They can be used for bombing, and these have been documented to use on Palestinian people. Under something called Operation Cast Lead, they proved how these Heron drones were used to kill Palestinian people. We do not want Israeli weaponry being deployed against the citizens of our own country, and this is also why we need ceasefire, we need peace talks. And I think, thank you so much for this opportunity. I hope we hear from Maoists are there, 1,000 Maoists are there in Karigota area, and to eliminate them, these forces in 10,000 or 12,000 forces are surrounding, and they are using helicopters, etc. and etc. But finally we are apprehending one day or other. We heard that some casualties would take place. But for all these days, every day in the morning or in the newspapers or TVs, we are waiting for the worst news which we are going to hear in this operation. But to our apprehension has not come to the realization for the extent which they have focused. But the desperate attempt made by the paramilitary forces takes away the lives of 17 innocent Adivasis day before yesterday. So yesterday we read the newspapers that 22 or 23 Maoists have been killed in Karigota area. But the entire eternal world knows that it is an encounter between the exchange of fire between the Maoists and the paramilitary forces or the police personnel. But the truth remains that 17 innocent Adivasis, while returning to their homes after attending to a ritual of the local area, they have mercilessly gunned down by these forces and taken into the account of killing of Maoists. So that is how the militarization is operating. The militarization has no human values, and that's why the coordination of peace committee is striving and trying to explain to the various sections of the people to safeguard the democratic space that the ongoing propaganda by the state that they are for elimination of Naxal operation, it is a Naxal operation, but whether we accept that the process of elimination of Naxal operation is legally permissible or not, that is a different debate. But what the picture is, the state is giving to the civil society, that they are endangered to the development of the Chhattisgarh state, and we want for the development of the Chhattisgarh state, the elimination of the Naxals is very much necessary. The yesterday's Chief Minister of Chhattisgarh gave a statement that he praised the paramilitary forces of gunned down the 23 Maoists, and he said that very soon we are finishing these Naxalites, and very soon we will make our state as a richer state. So what is meant by richer state? For them to eliminate these forces which are fighting for the rights of the tribal, for the protection of environment, for the protection of natural resources, and make them to open